नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो राम नगरी अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। सोमवार को राम कथा पार्क में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राम की पैड़ी पर भव्य लाइटिंग की गई। अयोध्या के इस दिवाली पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 3 नवंबर को राम की पैड़ी पर 9,51,000 दिए जलाए जाएंगे। वहीं अयोध्या शहर में अलग अलग जगहों पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। कुल मिलाकर पूरे अयोध्या में 12 लाख दीपक जलेंगे। 3 नवंबर को दीपोत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुभारंभ की है, जो 1 हफ्ते तक इसी तरह से चलने वाला है। दूसरी तस्वीर लेजर लाइटिंग की शो की है। लाइटिंग से अयोध्या जगमग है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं राम कथा पार्क की, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम का आगाज हुआ है। देश भर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां यहां पर दे रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। इस बार अयोध्या की दिवाली भव्य, सुंदर, अद्भुत होने वाली है। यहाँ पर 9 लाख दियों का लक्ष्य रखा गया है। हर बार अपने ही लक्ष्य को पूरा करके एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में अब अयोध्या है। और हम आपको बता दें, पूरे 1 हफ्ते तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें दीपोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी भी हिस्सा लेने वाले हैं। कुल मिलाकर 12 लाख दिए, अगर पूरे अयोध्या की बात की जाए तो 9 लाख तो हर की पैड़ी पे, माफ कीजिएगा, राम की पैड़ी पे जलेगी, लेकिन उसके अलावा बाकी जगहों पर भी दिए जलाए जाएंगे, यानी कि 12 लाख दिए होंगे। और इस बीच एक और खबर आई कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल दिया गया। अयोध्या कैंट होगा अब रेलवे स्टेशन का नाम। बदलने की सूचना अब जारी कर दी गई है। तो अब हम आपको बता दें कि जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन था, अब उसका नाम आपको बदला हुआ मिलेगा। अब वहां पर लिखा मिलेगा अयोध्या कैंट, क्योंकि अब इसके नाम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और 4 नवंबर को मनाए जाने वाली दीपावली से पहले आज धनतेरस का भी त्योहार है। और धनतेरस पर खरीदारी के लिए बाजार बिल्कुल सज गए हैं। आज के दिन लोग भगवान धनवंतरि की पूजा करते हैं और आज ही के दिन लोग सोने और चांदी के गहनों और बर्तन की खरीदारी को शुभ भी मानते हैं। हम आपको बता दें कि धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए दिन भर शुभ मुहूर्त है, तो आप कभी भी जा सकते हैं बाजार और धनतेरस के मौके पर अपनी जेब के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। कि इस दौरान धातु का बेहद महत्व है। सोने चांदी आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप बर्तन ले सकते हैं। तो हर ऑप्शन बाजार पे मौजूद आज धनतेरस के दिन। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई दी है। सीएम ने बधाई देते हुए सुख समृद्धि की मंगल कामना की है। सीएम ने लोगों से धनतेरस और धनवंतरि जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने की अपील भी की है और कहा कि अच्छे स्वास्थ्य से सुख और समृद्धि पाई जा सकती है। इसलिए धनतेरस और धनवंतरि जयंती के अवसर पर अर्थ के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने का भी संकल्प लिया जाए। उन्होंने कहा कि जिससे एक स्वस्थ और समृद्ध समाज निर्मित हो सके। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज पर शुरू हुई कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के बाकी नेताओं के साथ गजब की नजदीकियां दिखी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ मंच पर कंधे से पर हाथ रखे हुए बात करते हुए दिखाई दिए। वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कॉप 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा। क्लाइमेट चेंज से जंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को पंचामृत फॉर्मूला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को एडॉप्टेशन पर ध्यान देना चाहिए। जलवायु पर वैश्विक बहस में एडॉप्टेशन को उतना महत्व नहीं मिला है। ये उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित है। मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटिमेंट था।
एक कमिटमेंट था और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का यूके दौरा है। द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी करीब 3:30 बजे। 3.5 घंटे लगातार 9 बैठकें इजराइल, जापान, नेपाल, यूक्रेन, अर्जेंटीना, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, मलावी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:40 पर द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास विकास विभाग में चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। दोपहर 12 बजे 5 कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र सीएम देने वाले हैं और सीएम आवास पर ही यह कार्यक्रम रखा गया है। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। योगी ने हरियाणा के वल्लभगढ़ में कहा कि अखिलेश यादव का बयान बेहद शर्मनाक है। सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना करने के लिए अखिलेश यादव देश और प्रदेश में तत्काल माफी मांगे। योगी ने लोगों से कहा कि आप लोग जिन्नावादियों से सावधान रहे। जिन्ना समर्थक कभी भी देश के हितैषी नहीं हो सकते। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप सोचिए, अगर भाजपा नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे, राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी, देशद्रोहियों पर गोली चलेगी। भारत विरोधी और भारत के नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों पर गोली चलेगी। उन जिन्नावादियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जो लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता है। और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ना चाहिए और अपने सलाहकारों को तत्काल बदल देना चाहिए, क्योंकि जिन्ना देश के बंटवारे के जिम्मेदार थे। और वही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर कहा कि हमें तो ये पता है कि जिन्ना देश को बांटने वाले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि अखिलेश का मतलब ये था कि जिन लोगों को विश्वास देश के 2 टुकड़ों में बांटने का था, सरकार पटेल ने उन दोनों का मुकाबला किया।
है, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख़ में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख़ जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको। मैं तो जिन्ना को सिर्फ इतना जानता हूँ कि उस आदमी ने ही देश का बंटवारा किया, इससे ज्यादा। और जो लोग इस देश को बांटने में जिम्मे लगे थे, जिनका विश्वास देश को दो टुकड़े करने में था, कुछ पाकिस्तान चले गए और जो हिंदुस्तान में थे उन पर बैन लगाने का काम सरदार पटेल ने किया और वो आरएसएस थी। तो कल के बयान में अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि सरदार पटेल ने दोनों का जमकर मुकाबला किया। जो देश बांटकर बाहर चले गए उनका भी, और जो देश के अंदर आरएसएस जैसे लोग रह रहे थे उनका भी बैन लगा के किया। और मुंबई में रिलायंस का नया मॉल जियो वर्ल्ड ड्राइव खुला है, जिसमें इंटरनेशनल और इंडियन ब्रांड्स के प्रीमियर उत्पाद उपलब्ध हैं। कंपनी का दावा है कि जियो वर्ल्ड ड्राइव के बांद्रा में खुलने से मुंबई में लोगों को खरीदारी का एक नया अनुभव मिल रहा है। अल्ट्रा प्रीमियम किराना सेगमेंट में रिलायंस। मुंबई में रिलायंस का पहला प्रीमियम मॉल खुलेगा। दुनिया का पहला रूफटॉप ओपन थिएटर। रिलायंस का जियो वर्ल्ड ड्राइव लॉन्च। दिवाली से ठीक पहले रिलायंस का बड़ा धमाका है ये। जियो वर्ल्ड ड्राइव के जरिए रिलायंस ने अल्ट्रा प्रीमियम किराना सेगमेंट में प्रवेश किया है। ये मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में खुला है, जो 17.5 एकड़ में फैला है और मुंबई का पहला रूफटॉप जियो ड्राइव इन थिएटर होने जा रहा है, जिसे पीवीआर की ओर से संचालित किया जाएगा। जियो वर्ल्ड ड्राइव में सिर्फ प्रीमियम अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय ब्रांड होंगे। कंपनी के मुताबिक मुंबई के केंद्र में 72 अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय ब्रांड, दुनिया भर के व्यंजनों वाले कई रेस्टोरेंट, एक ओपन एयर वीकेंड कम्युनिटी मार्केट और पेड फ्रेंडली सर्विस से लैस है ये मॉल। मतलब ये कि मनोरंजन, F&B, रिटेल या फिर संस्कृति, ऐसे कई क्षेत्रों में एक नया अनुभव देने के कॉन्सेप्ट से जियो वर्ल्ड ड्राइव का निर्माण हुआ है। इसके जरिए भारत में पहली बार कई प्रयोग किए जा रहे हैं। रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने जियो वर्ल्ड ड्राइव यानी JWD के निर्माण के पीछे की फिलॉसफी और विजन के बारे में बताते हुए कहा, आधुनिक युग के कस्टमर्स के लिए शॉपिंग एक संवेदनशील अनुभव है, जिसमें फन, इनोवेशन और डिस्कवरी शामिल है। जियो वर्ल्ड ड्राइव का जन्म भी इसी सोच के साथ हुआ है कि कस्टमर को भी ये अनुभव मिले। JWD के जरिए दुनिया के बेहतरीन एंटरटेनमेंट और रिटेल एक्सपीरियंस को भारत लाया जा रहा है। बता दें कि मॉल में ये सुविधाएं रोजाना सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक माह के अवसर पर